दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एफएल के बारे में। जी हां दोस्तों, एफएल एएसएम लिस्ट से कब बाहर निकलेगा, दूसरा एफएल के फोरकास्ट क्या होने चाहिए, और तीसरा दोस्तों यहाँ पे हमें रणनीति क्या बनानी है। दोस्तों कल के दिन मैंने आपको एफएल के Q1 के नंबर्स बताए थे। नंबर्स मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो हमें बहुत ही मैसिव देखने को मिल रहा है, और मार्केट के जो एनालिस्ट है, जो अनुमान था उससे बेहतर इन्होंने नंबर पोस्ट कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हमें रेवेन्यू फ्लैट देखने को मिल रहे थे, लेकिन हमें इनके प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला था, जिसकी वजह से EPS फॉल हुआ था। तो क्या इधर पे गिरावट होगी? दोस्तों टेक्निकली अगर आप देखें तो एफएल बहुत ही ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। और दोस्तों इस गिरावट का फ़ायदा भले आपने उठाया या फिर नहीं उठाया, लेकिन FIAs ने और DIAs ने बल्क को भी उठाया है। और उन्हें जून क्वार्टर की बात की जाए तो अपने स्टेक को सबसे हाई कर लिया है। तो इसी बीच में हमें करना क्या चाहिए? और दोस्तों एएसएम लिस्ट से ये कब निकलेगा? 2 महीना ऑलमोस्ट हो चुके हैं जब इसको एएसएम के स्टेज 4 में डाला गया था। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 90 डेज मैक्सिमम हमें देखने को मिलते हैं। तो आप उम्मीद कर चल सकते हैं कि आने वाले अपकमिंग 4 वर्किंग वीक की बात की जाए तो ये रिव्यू करके दोस्तों इसको 3 to 1 के अकॉर्डिंग इसको निकाल दिया जाएगा। तो ये दोस्तों 1 महीना आप उम्मीद कर चल सकते हैं, जहाँ पे सितंबर का मिड आप पकड़ सकते हैं, जहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि एफएल उस समय तक एएसएम लिस्ट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसी बीच में गैस कमेंट्री एकदम साफ है CEO की, और CEO ने क्या कहा है, बिकॉज कोई भी कंपनी के CEO क्या बोलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमें करना क्या चाहिए, सब कुछ रणनीति साफ करनी है। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले इनके रेवेन्यू के ऊपर अगर आप बात करें तो जी हाँ दोस्तों, ये इनके टोटल रेवेन्यू है, लेकिन इसमें अदर इनकम भी है। तो अगर उसको माइनस करें तो इनके रेवेन्यू दोस्तों 89 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 152 रुपीज़ 3 करोड़। अब देख सकते हैं गाइस कि इनके रेवेन्यू में अच्छा खासा छलांग देखने को मिल रहा है। कभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में डिस्कस करते हैं तो हमें देखना बनता है कि पिछले साल क्वार्टर के अगेंस्ट में इन्होंने अभी क्या परफॉर्मेंस की है। आपको पता है कि हर बार क्वार्टरली और ईयरली नंबर बीट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज किसी क्वार्टर में खर्च बढ़ जाते हैं, किसी क्वार्टर में इन्वेंट्री डेटा कॉस्ट जो इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक खर्चे में आते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से ये प्लस माइनस होता है। लेकिन दोस्तों हमें ईयर टू ईयर जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। इसके पहले की बात की जाए तो एनालिस्ट का मानना था एक्सिस सिक्योरिटीज़ का कि इनका जो रेवेन्यू होना चाहिए वो 140 करोड़ के आसपास होना चाहिए, लेकिन कंपनी ने उससे 12 करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू ऐड किए हैं। हम लोग कभी भी एफएल के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके बिजनेस इंडिया में भी चलते हैं 47% के आसपास, लेकिन इंडिया के आउटसाइड भी इनके अच्छे खासे बिजनेस है 53% के आसपास। और जैम्प एक्विजिशन के बाद लैटिन अमेरिका में इनके जो रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस है वो अपकमिंग क्वार्टर से इनके एडिशनल रेवेन्यू में ऐड होंगे, जो अपने आप में ही आप उम्मीद कर सकते हैं Q2 एक ब्लास्टिंग इन क्वार्टर होने वाले हैं। तो इसी बीच में अगर आप देखें सालाना इनके रेवेन्यू बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो क्वार्टर क्वार्टर अगर आप देखें तो 141 से 152 हो चुका है, जिसमें अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर में 36 करोड़ का एडजस्टमेंट था। तो अगर आप उसको ऐड करें टोटल तो आपको थोड़ा सा फ्लैट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप इनिशियल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों जगह पर रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के बाद डिस्कस कर रहा था, अगर आप देखें केयरफुली दोस्तों, जो इन्वेंट्री डेटा कॉस्ट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो पहले कितने थे 51 करोड़ के आसपास, लास्ट क्वार्टर में कितने थे 81 करोड़ के आसपास, अभी कितने हैं 88। मतलब इन्वेंट्री डेटा कॉस्ट की बात की जाए तो इसमें इनके खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एफएल ने प्राइवेसी लॉ को भी सम्मान किया था, बताया था कि हर 5 साल में डेटा प्राइवेसी लॉ चेंज होता है और उनको वो सम्मान करते हैं। तो ये दोस्तों आपको पता है कि डेटा वो लोग खरीदते हैं, उसके बाद ही मोबाइल मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्किंग टारगेटिंग करते हैं। तो ये अपने आप में ही एक बात की जाए फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, जहाँ दोस्तों इनकी फ्यूचर बहुत सुनिश्चित है। बिकॉज मोबाइल फ़ोन की बात की जाए इसका इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, और टारगेटिंग मार्केट की बात की जाए तो बहुत ही अव्वल कंपनी है, और ऐसा कंपनी आने वाले कल में बहुत बढ़ सकती है। तो एनीवेज अगर आप देखें सारे चीज़ को एडजस्ट करने के बाद इनके जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। जो पहले 18 करोड़ के आसपास से अभी 35 हो चुका है। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनके क्वार्टरली बेसिस पे वो फॉल होते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी का जो कंक्लूजन है क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, इनके EPS में फॉल। मैंने क्या बताया कि EPS हमेशा देखना होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कैसा है। ऑल्दो अगर आप देखें कोविड के सेकेंड वेव की बात की जाए या फिर फर्स्ट वेव की, दोनों में से किसी में भी इनका पार्टिसिपेंट देखने को नहीं मिला था। मतलब इनके बिजनेस को डेंट नहीं हुआ था, लोगों तक ये अपना काम पहुंचा रहे थे, और जिसकी वजह से इनको कोविड की वजह से इनका बिजनेस और उल्टा बढ़ा था। तो यस, कोविड एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। और इसी के बीच में इन्होंने पिछले साल से अपने परफॉर्मेंस को बहुत ही अप करके दिखा दिया है। अब देख सकते हैं कि इनके जो रेवेन्यू है उसमें 70% के लगभग हमें अपसाइड दिखाई पड़ रहा था, और मार्केट को क्या अनुमान था 55% के आसपास। ऑल्दो मार्जिन्स कम होने की वजह से, एडिशनल इनकम कम होने की वजह से इनके प्रॉफिट कम हुए, लेकिन दोस्तों टॉप लाइन में हमें अच्छे खासा उम्मीद से बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करती है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अब इनका जो चेयरमैन है, इनके जो CEO है, इनका क्या कहना है, इन्होंने क्या बोला है रिजल्ट के बाद। तो आप देखिए दोस्तों, द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग अ पैराडिग्म shift with accelerated connected experience redefining the digital
priorities of advertisers globally, our growth mindset and the tech innovations helped us achieve a consistent all-around ग्रोथ परफॉर्मेंस इन FY22। तो जी हाँ दोस्तों, किनका मानना है? आप देख सकते हैं कि एप्पल के चेयरमैन MD एंड CEO का मिस्टर अनुज जी का, तो उनका माना जाए तो यस दोस्तों, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है कंसिस्टेंट दिया है, और जिस हिसाब से वो टारगेट कर रहे हैं और जिस हिसाब से पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोब जिस हिसाब से कनेक्टेड हो चुका है, और पता है कि चाहे सोशल मीडिया की बात कीजिए या फिर किसी की, तो पूरा वर्ल्ड दोस्तों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके पहले 2000 साल के पहले की मैं बात बोल रहा हूँ, तो लोगों को उतना पता नहीं होता था, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से एक इवोल्यूशन है टेक का, डिजिटलाइजेशन का, इंटरनेट का, इससे क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, चाहे आप US में रहें या फिर इंडिया में, आराम से एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये क्या कर रहा है, इनके बिजनेस को और भी मजबूत बना रहा है, और जितना ये बढ़ेगा तो वैसे ही दोस्तों इनके बिजनेस और भी अच्छा होंगे। और बात की जाए एप्पल इंडिया की, तो जी हाँ दोस्तों, मोबाइल मार्केटिंग की बात की जाए, ये बहुत ही शानदार कंपनी है और लोग सीधा धीरे धीरे इधर पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो जी हाँ, इनकी मानी जाए तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट भी है। उनका और भी स्टेटमेंट है, उन्होंने फर्दर ये भी ऐड किया है कि कंपनी सॉ ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ कमिंग फ्रॉम द टॉप 10 resilient industry vertical and across India and international market driven by significant increase in the CPCU cost। तो अब इस तरह इसकी कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र में इनके भी लाइक इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं, और बहुत सारे वर्टिकल में इनका और भी एक्सप्लोरेशन देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, इंडिया में और या फिर इंडिया के बाहर ये दोनों जगह बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उन्होंने फर्दर और भी ये भी ऐड किया है कि कंटिन्यूइंग द प्रीवियस ईयर ट्रेंड दिस क्वार्टर टू विटनेस्ड अ परसिस्टेंट growth in advertiser spend towards the mobile marketing. We enhance our platform and product propositions while penetrating deeper across both new and exciting मार्केट। तो अब देख सकते हैं इसके इधर पे क्लियर कट इनका जो मैनेजमेंट का डायरेक्टरी एकदम साफ है कि इनके जो ग्रोथ हैं वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, ग्रोथ कंसिस्टेंट है। और जिस हिसाब से अगर आप सही में देखें टॉप लाइन में कि इनके असल में रेवेन्यू कहाँ से देखने को मिल रहे हैं, और इंडिया के बाहर से अगर आप देखें टोटल रेवेन्यू को, तो जी हाँ, हमें ईयर टू ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह जंप देखने को मिल रही है। एप्पल के नंबर्स जो भी हमें देखने को मिले, उससे एक चीज़ साफ है कि इनके अंदर पूरा ग्रोथ विजिबल है। मैंने आपको बताया कि ASM लिस्ट में ये जब से है तो 60 दिन के अप्रॉक्स समय देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ, और 30 दिन आप उम्मीद कर सकते हैं, उसके बाद ये निकलेगा और उससे वॉल्यूम लॉस होता है, और इसका ही फ़ायदा बड़े बड़े ऑपरेटर उठा लेते हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो क्लियरली इनके जब से IPO आए हैं उसके पहले से ही इसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और जितना इनके अंदर और भी एवोल्यूशन होगा मोबाइल मार्केटिंग में, ये और ही बढ़ेंगे। अब प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके फंडामेंटल्स में, इनके ग्रोथ में एज सच मुझे उतनी कोई डेंट दिखाई नहीं पड़ती। यस, ऑल दो प्लस माइनस होता है, बिकॉज ASM लिस्ट पे कंट्रोल आपका नहीं होता है। बात की जाए जो सर्वाइलेंस मेजर्स देखने को मिलते हैं, जो सिक्योरिटीज डिसाइड करती है कि कोई स्टॉक में अगर मैनिपुलेशन हो रहा है तो वहाँ पे प्रतिबंध लगाती है जिससे ट्रैप ना हो, तो ये अच्छा होता है। बिकॉज कभी भी अच्छा स्टॉक ASM लिस्ट में आता है तो कैसे उधर पे बस एक ही बात होती है, अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप देखें दोस्तों तो ROE भी 37 के आसपास है, जो अपने आप में बहुत ही कमांडिंग है। 37 का कोई कंपनी अगर ROE जनरेट करती है तो बहुत ही शानदार है, मतलब इनके प्रॉफिट बहुत ही कंसिस्टेंट है। नेट प्रॉफिट बाय शेयरहोल्डर्स इक्विटी बात की जाए ROC की, तो वही बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर अगर आप देखें डेट ऑफ कोर्स है, लेकिन जितना रफ्तार से कंपनी बढ़ रही है तो भाई इनके एक्वेशन में देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो जैम्प एक्वेशन है ये इनके टॉप लाइन को बढ़ा सकता है। तो Q2 में आप उम्मीद कर सकते हैं कि इनके रेवेन्यू और भी अच्छा आ सकता है। मेरा अनुमान है कि Q2 में इनके रेवेन्यू सबसे अव्वल आने की उम्मीद है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एकदम साफ हमें देखने को मिल रहा है कि प्रोमोटर्स के पास 60% लगभग स्टेक देखने को मिलता है। और बात की दोस्तों, प्लेस की समस्या एक भी नहीं है। FIS ने अपने स्टेक को बढ़ाया और DIS ने बढ़ाया। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो स्टॉक में अगर बिजनेस में प्रॉब्लम होता तो ऑफकोर्स एक बड़े प्लेयर ही वहाँ पे एग्जिट करते। ऑल दो रिटेलर लोग भी ने अपना जो इंटरेस्ट है बढ़ाया, लेकिन इसी बीच में आप देख सकते हैं कि बड़े पार्टीज भी यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तो भाई एकदम साफ है कि प्राइस लो हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों बड़े पार्टी का एकदम सीधा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। एप्पल के बारे में डिस्कस करें तो पहले से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है, और 4200 का लेवल जो इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट था वो भी हमें टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अब देखना बनता है कि मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करता है। मेरे हिसाब से नंबर्स को अगर आप देखें टॉप लाइन में तो ऑफकोर्स उसमें कोई भी खराबी नहीं है, एंड नो बैड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों इनके बॉटम लाइन में अगर आप देखें तो EPS में गिरावट देखने को मिलता है। तो लेट द मार्केट डिसाइड, उनको डिसाइड करने दीजिए कि इनको जाना कहाँ है। बिकॉज अगर आप देखें इतना वीकनेस हमें देखने को मिल रहा है मनी फ्लो इंडेक्स में कि 22 के आसपास हो चुका है, एकदम दोस्तों फियरफुल जोन पे है, जहाँ पे डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। हो सकता है कि मार्केट में पैनिक मचाया जाए और एक लो सर्किट शायद करवा दिया जाए, बट मेरे हिसाब से गाइस हर एक गिरावट फ्रॉम दिस लेवल इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। आपको पता है कि B सेगमेंट में है तो इंट्राडे ट्रेड नहीं हो सकता, आप कुछ भी लेंगे डिलीवरीज लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से गाइस इधर पर अगर आप देखें वीकली चार्ट पे एकदम कंसिस्टेंट हमें देखने को मिल रहा है, और नंबर्स मुझे ऐसा लगता है पर्सनली फील के नंबर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। अगर आप देखें एडिशनल रेवेन्यू को अलग करके मतलब या फिर प्रॉफिट को, तो उधर पे इनके नंबर्स ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखना बनता है कि इनके
जो मार्केट है कैसे रिएक्ट करता है, मार्केट इज सुप्रीम, लेट्स डिसाइड द मार्केट वो क्या करना चाहता है। बट मेरे हिसाब से CMP दोस्तों एकदम बाई हो सकता है, और जितना भी गिरे उतना उठाइए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी। और जिस हिसाब से इन्होंने परफॉर्मेंस दिया और जिस हिसाब से इनके प्रोजेक्शन है वो मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। यस, लिमिटेड फंड है, आपने अगर 5 के आसपास लिया है, 4800 के पास लिया है, तो चाहे तो एक और डिप का वेट कर सकते हैं। बट यस, अगर आप ओके हैं देन दोस्तों कल मार्केट में अगर नेगेटिविटी से खुलती है मेरे हिसाब से हर एक डिप बाई हो सकता है। और कभी भी कैसे 4000 मुझे मिलता है तो भाई उधर पे सुपर एमओएस है, बिकॉज ऑलरेडी का ऐसे स्टॉक में बहुत करेक्शन हो चुका है। तो टारगेट्स अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं कि ब्रोकर्स ने क्या बोला है, लेकिन जैसे ही आते हैं मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लिए तो लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।